7 लेवल्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। अभी क्विकली इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है? व्हाट इज 7 लेवल्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम? ओके, सो 7 लेवल्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को बेसिकली मैंने डेवलप किया था 1997 में। कभी किया था? 1997। यह कॉन्सेप्ट डेवलप क्यों हुआ? क्योंकि संतोष नायर जी, उनको 95 से लेके 97 तक करीबन 4 बार मैं मिल चुका था। उनको करीबन 4 लाख का प्रीमियम उस समय पे ऑलरेडी मैं दे चुका था। मेरे पास फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जो प्रेजेंट गैप और फ्यूचर गैप है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो सब गैप खत्म हो चुके थे क्योंकि संतोष नायर का सब गैप कंप्लीट कर दिया। बट उसके बावजूद मुझे लगा कि संतोष नायर के पास और भी प्रीमियम मिल सकता है, उनको और भी इंश्योरेंस की जरूरत है। बट वो उसके लिए बिना कॉन्सेप्ट के मैं कभी कहीं गया नहीं है। मतलब आई डोंट जस्ट जाके मैं बोलूँ संतोष नायर को कि आपको 5 करोड़ पॉलिसी करना चाहिए या ये करना चाहिए। मैं सोचा नहीं, कुछ तो लॉजिक और कुछ ऐसा होना चाहिए। तो वो हिसाब से मैं बहुत सोचता था। और उसी समय 91 में ऑफकोर्स मैंने मेरा बीए किया था इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी में। तो इकोनॉमिक्स का ओवरऑल मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का अंदाजा था। उस समय पे कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं था। आप सोचो कि मतलब उस समय मेरा भी दिमाग क्या था, मतलब कितना छोटा था, मतलब जो आज मैं बात करता हूँ। बट वो समय पे भी जस्ट सोच के मैंने क्या किया कि ये ऑफकोर्स मेरी और संतोष नायर की कहानी ये है कि बेसिकली मैंने सोच के ये सोचा कि कुछ तो ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे डेवलप करना पड़ेगा जहां पर जो गैप है, अभी जो फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स कोर्सेज का जो गैप है, वो गैप खत्म हो चुकी थी, कंप्लीट उन्होंने एग्जीक्यूट किया था और उसमें कोई मतलब और कुछ करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो मैंने उस समय पे यही सोचा कि इनको क्या किया जाए, किस प्रकार से मैं उनको समझाऊं, क्या करूं। तो उस समय पे मैंने क्या किया, एक प्लेन शीट ऑफ पेपर, मतलब पहले तो सोचा, बहुत कुछ मैंने सोचा क्या करूं इसका क्या कैसे करूं। तो वो जब सोचते सोचते मैंने मेरे माइंड में कुछ करते करते ऐसे थोड़ा सा काम करते करते कुछ ही महीनों में मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसका नाम मैंने रखा 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, और 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम में मैंने जैसे यहाँ बताया गया है, एक प्लेन शीट ऑफ पेपर में, नॉर्मल A4 पेपर में एक ऐसी 7 सीडी बनाए मैंने। और वो सीडी उसमें नाम दिया 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। और उसको अच्छा है मतलब 7वें सीडी पे एक आदमी झंडा लेके खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि उसका फाइनेंशियल फ्रीडम हो चुका है। ऐसे करके मैं वो पूरा बना लिया, माइंड में ये पूरा डिसाइड कर लिया कि ये 7 लेवल क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेवल क्या होना चाहिए, सेकंड लेवल क्या होना चाहिए, थर्ड लेवल क्या होना चाहिए, फोर्थ लेवल क्या होना चाहिए, फिफ्थ लेवल क्या होना चाहिए, 6th लेवल क्या होना चाहिए। सब मैंने ओवरऑल थोड़ा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी क्या है वो मैंने पूरा डिसाइड कर लिया। और उसके बाद ये A4 साइज पेपर पे सिर्फ सीढ़ियाँ बना लिया। संतोष नायर जी की 3 बेटियां हैं, देविका, मालविका और राधिका। वो तीनों के लिए मैंने 1.5 लाख का प्रीमियम का एक प्लान बना दिया। वो प्लान मैंने सॉफ्टवेयर से उसका पूरा जो इलस्ट्रेशन आता है वो निकाला। 3 प्रपोजल फॉर्म नंबर 300 उसको कंप्लीटली भर लिया। संतोष नायर जी का 3 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न का जेरोक्स बनाया। बाकी जो सब एज प्रूफ वगैरह वगैरह है वो सब बना लिया। फॉर्म पूरे कंप्लीटली फिलअप करके उसमें पूरा डॉक्यूमेंट अटैच करके वो तीनों उनकी बेटियों के लिए मैंने प्लान बना के अपने बैग में रख दिया। फिर संतोष जी को मैंने कॉल किया कि सर आपको मिलना है। तो संतोष जी ने बोला अभी क्या है, अभी तो मेरा तो गैप पूरा हो गया, अभी क्या है? और बोला नहीं सर, एक नया कॉन्सेप्ट है 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। तो बोला कोई नया आइटम बना है क्या? बोला नहीं नहीं नया नहीं है, ये जस्ट आपको मैं
तो बोला नहीं नहीं तेरा कुछ और कार्यक्रम तू किया रहेगा। बोला नहीं सर कुछ नहीं, मेरे को आपको सिर्फ आके मेरे को 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम है, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। तो बोला अच्छा ठीक है आ जाओ। तो मैं गया उनके पास। मैं जब वहाँ गया तो उसके घर में गया, मैं बैग मेरा नीचे रखा, चेयर पे मैं बैठा, टेबल के ऊपर सिर्फ मेरा A4 जो पेपर है साइज, जिसके ऊपर 7 सीढ़ियाँ मैंने वो स्टेप्स बना लिए थे, वो खाली रखा मैंने। संतोष नायर जी को मैंने समझाया सर फर्स्ट लेवल फलाना फलाना होता है, सेकंड लेवल ये होता है, थर्ड लेवल ऐसे होता है, फोर्थ लेवल ये होता है, फिफ्थ लेवल ये होता है, सिक्स लेवल में ये करना पड़ता है और 7th लेवल करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो जो भी है वो मैंने उनसे 10 मिनट के लिए उनको समझाया। वो समझाने के बाद मेरे को संतोष नायर जी ने पूछा, हो तो समझ गया सब बात बराबर है, बोला बट ये आप मेरे को काय को बताए। तो मतलब ना, तो मैंने इमीडिएटली उन्होंने ऐसा मतलब ये किया, इशारा किया कि यार ये मेरे को काय को बता रहे, मतलब मैं क्या करूं। तो बोला नहीं सर कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था, बधाई देने आया था। और मैंने उस पेपर पे 3rd लेवल पे ऐसे एक टिक मार्क मारा मैंने 3rd लेवल पे, और संतोष नायर जी को हाथ मिलाया, बोला सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 3rd लेवल आपका कंप्लीट हो। उसके बाद मैं साइलेंट रहा, चुप रहा, मैंने कुछ बोला नहीं। संतोष नायर जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कुछ बोलूंगा। वो मेरे को देखते थे, पेपर को देखते थे, मेरे को देखते थे, पेपर को देखते थे, और सोचते थे मैं कुछ आगे बोलूंगा, क्योंकि उनको लगा मैं कुछ आगे, अभी उनको मालूम था कि शायद कुछ तो इसलिए वो ध्यान से मेरे तरफ देख रहे थे, पेपर को देख रहे थे। शायद 1 मिनट का गैप रहा, और 1 मिनट काफी बड़ा होता है बट मैंने ये तय कर लिया था कि मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि जो पहला बोलेगा, ओके ऑलवेज सेल में ये होता है, जो पहला बोलेगा he has to give the money। तो मैंने कुछ बोला नहीं। दोस्तों क्या है, कुछ समय के बाद संतोष ने मुझे एक सवाल पूछा। क्या पूछा रहे शर्मा जी, क्या पूछा रहे? मैंने उनको बोला कि सर आपने 3rd लेवल कंप्लीट कर लिया, ऐसे 3rd लेवल के ऊपर मैंने टिक मार्क कर दिया। तो संतोष जी ने मुझे पूछा, वो साइलेंस के बाद, डायरेक्टली नहीं, साइलेंस में उनको मतलब मैं सिर्फ उनको देख रहा था, वो मेरे को देख रहे थे, पेपर को देख रहे थे, मेरे को देख रहे थे, पेपर को देख रहे थे। फिर उन्होंने एक मुझे सवाल किया। क्या सवाल किया? 3rd लेवल क्या होगा? 3rd लेवल क्या है उनको मैंने ऑलरेडी बता चुका था। फर्स्ट लेवल क्या है बता चुका था, सेकंड लेवल क्या है, 3rd क्या है, 4th में क्या होता है, 5th में कैसे होता है, 6th में क्या होता है, 7th में क्या होता है, सब मैंने बता दिया। उनको अभी पता था, बट मैंने बोला कि 3rd लेवल सर आपने कंप्लीट कर दिया। फिर कुछ समय के लिए साइलेंस रहा। उसके बाद उन्होंने कुछ पूछा। क्या पूछा? अब क्या करना चाहिए? कंप्लीट हो गया, इसके आगे क्या करना चाहिए? और कोई बता सकेगा? क्या पूछा रहेगा? 4th लेवल के लिए जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4th लेवल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली यही उन्होंने मुझे पूछा कि लाजरस 4th लेवल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने कुछ उनको बोला नहीं, मैंने कुछ उनको बेचा नहीं, मैंने कुछ भी क्लोजिंग किया नहीं। क्लोजिंग किसने किया? ओके तो क्या है कि ऑलवेज रिमेंबर कि हम राइट सवाल पूछना, राइट टाइम पे राइट सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप राइट सवाल राइट समय पे पूछेंगे और शट अप, उसके बाद क्या करना है? शट अप। बहुत बार हम लोग टेंशन में आते हैं, गैप नहीं रहेगा ना, साइलेंस, साइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्स। ऑलवेज आप अगर साइलेंट रहेंगे ना तो बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग है। तो वो साइलेंस में राइट क्वेश्चन पूछा, राइट टाइम पे पूछा, साइलेंस। संतोष नायर ने मुझे पूछा कि 4थे लेवल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं बैठा हूँ संतोष के सामने, उनके आंखों से नजर नहीं हटाते हुए मैंने अपने बैग में जो नीचे था बाजू में, बैग के अंदर मैंने झुक के बिना नजर हटाए हुए, क्योंकि नजर हट गई तो ओके, क्या बोला, बिना नजर हटाए मैंने झुक के पूरा पेपर का सेट निकाला,
संतोष नायर के सामने रखा, उनके हाथ में पेन दे दिया, बोला संतोष 23 सिग्नेचर्स और 4.5 लाख का चेक, आप 4th लेवल कंप्लीट करें। सीधा प्रपोजल फॉर्म पे मैं सीधा ओपन करते गया, वो एक एक साइन मारते गए। ओके, उन्होंने कुछ मुझे पूछा नहीं, साइन मारते गए, 21 सिग्नेचर हो गया। उसके बाद मैं बोला सर 4.5 लाख का चेक, इमीडिएटली चेक बुक निकाल के उन्होंने 4.5 लाख का चेक मुझे दिया। सब डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने सिग्नेचर ले लिया, वो चेक के साथ मैंने बैग में डाल दिया। उसके बाद जो मैंने सॉफ्टवेयर से जो इलस्ट्रेशन बनाया था वो मैंने निकाल के संतोष जी को बताया कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि 4th लेवल जो है वो बच्चों का एडुकेशन और मैरिज प्लानिंग है, तो इसीलिए आपके तीनों बेटियों के लिए मैंने एक एडुकेशन प्लान बनाया है। टेबल नंबर 90 था, वो 3 अलग अलग प्लान हर एक बच्चे के लिए था, और 4.5 लाख का वो चेक मैंने लेके सब समझा दिया उनको प्लान। कभी भी मैं प्लान बिना चेक के मैं समझाता नहीं हूँ, पहले चेक लेता हूँ उसके बाद प्लान बोलता हूँ। तो पहले मैंने उनको चेक ले लिया, सब ये हो गया। अभी इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये सेल सिर्फ 12 मिनट में हुई थी, और ये कब हुई थी? 1997 में। आज हम लोग कहाँ हैं? 2013। मतलब उस जमाना आज का जमाना, इसमें इतना डेवलपमेंट उसके बाद हुआ है। बट वो जमाने में भी जब कोई डेवलपमेंट नहीं थी, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कोई बात नहीं होती थी, बट उस समय ये 7 लेवल्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम बता के 4.5 लाख रुपया चेक मैंने लिया। संतोष नायर जी को मैंने थैंक यू बोला, और मैं बैग लेके जैसा निकल ही रहा था, दरवाजे पे पहुंचने से पहले संतोष नायर जी ने मुझे बोला, नालायक इधर आ। तो मैं घबरा गया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चेक देकर भी कस्टमर कुछ वापस ले लेते हैं। तो मैं घबरा गया और मैं ऐसे मुड़कर मुड़कर पीछे देखा, बोला हाँ संतोष नायर क्या? तो संतोष नायर जी ने मुझे कहा, बोला तू और 3 बार आने वाला है क्या? तो और 3 बार आने वाला है क्या? दोस्तों देखो क्या इंपॉर्टेंट बात मैं चाहता हूँ ये चीज आप कान से नहीं ध्यान से सुनो। भले आपने लोनावला प्रोग्राम किया भी है, नहीं भी किया है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट और इसकी इम्पोर्टेंस और इसका जो पावर है वो पावर आप सोचो। आज वो बहुत इजी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस जमाने में इतना इजी नहीं था, क्योंकि लोगों का लेवल भी उतना वो सोचने का नहीं था। 4 C's में ही संतोष नायर उड़ गया था, मतलब एकदम ऐसे चकाचौंध हो गया था सडनली। तो ये तो बहुत भारी कॉन्सेप्ट था, बट क्या है कि उन्होंने ये कहा, मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग ये है कि एक सेल क्लोज करते करते, एक सेल क्लोज होते ही मैंने नेक्स्ट सेल का ओपनिंग कर दिया। अभी संतोष नायर जी को अगर 12 मिनट में ये कॉन्सेप्ट अगर मैं समझा सका, और उसके बाद भी संतोष नायर ये खुद जान गए, मैंने उनको बोला नहीं कि अभी और 3 लेवल करना है। दोस्तों यही इस कॉन्सेप्ट का पावर है कि आपको किसी कस्टमर को क्या एक्शन लेना है वो आपको बताने की जरूरत नहीं। जब कस्टमर खुद ब खुद ये समझेगा, ये सोचेगा, और इस प्रकार से वो खुद डिसाइड जब करेगा, तो हमारा एफर्ट कितना कम हो जाता है, हमारी मेहनत कितनी कम हो जाती है। आपको पता है एक एक कस्टमर को आपको क्लोज करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। बट क्या है कि जब हम कोई कॉन्सेप्ट को अगर लेके जाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट को जब हम लेके जाएंगे तो ऐसा मिरेकल, चमत्कार हो सकता है जहां लोग आपको बोलेंगे यार अगला क्या। अभी अगले बार मैं जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ा होगा? मैंने संतोष को बोला सर डोंट वरी, अभी इतना जल्दी आपको इतना बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 3 और बार मैं आने वाला हूँ, इसलिए आने वाला हूँ क्योंकि आपका और 3 लेवल बाकी है। बट आप टेंशन मत लो, हम लोग 6-8 महीने में एक एक लेवल कंप्लीट करते जाएंगे। 8 महीने के बाद फिर से मैंने संतोष को फोन किया कि संतोष सर हमको 5th लेवल के लिए अभी बैठना होगा, तो मैं कल सवेरे 10 बजे आऊँ या शाम को 5 बजे? ऑब्जेक्शन रहेगा उसमें? कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ समझाना पड़ेगा? कुछ भी नहीं।
मैक्सिमम क्या बोलेगा, अभी नहीं यार, एक अगले महीने में करते हैं। बट उनको मेरे को समझाना नहीं है, कोई फर्स्ट मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रपोजल फॉर्म फिलअप करके पूरा डॉक्यूमेंट के साथ खाली जाके चेक ले लो। ऐसा भी हो सकता है। हेलो हेलो, बराबर हो सकता है ना। तो क्या है कि इसी बेसिकली ब्यूटी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है ना, कभी कभार हम लोग सब जानते हैं, हम सब सीखे भी है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिच जब हम लोग करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा गैप होने के कारण हमारा पूरा तो ये जो पिच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उस दिन 4.5 लाख का चेक मिला 12 मिनट के अंदर। कितना मिनट के अंदर? 12 मिनट के अंदर मुझे 4.5 लाख का चेक मिला। अभी आप सोचो कि अगर मतलब एक कॉन्सेप्ट की जो पावर है वो पावर इसी में। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि 7 लेवल तो फाइनेंशियल फ्रीडम आप हर एक के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, आप हर एक के साथ डिस्कस नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ वो 20-30% ऐसे कस्टमर्स के लिए है जिनका इनकम का लेवल एटलीस्ट 7-8 लाख के ऊपर है। एटलीस्ट 7-8 लाख के ऊपर रहेगा तो उनको आप ये कॉन्सेप्ट में अगर बात करेंगे तो लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेकर इसको आपको सुन सकते हो। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको पिच कैसे किया जाए। अभी हम लोग छोटा सा क्विक देख लेंगे कि इसको किस प्रकार से अभी हमको आगे एग्जैक्टली ये क्या है ना। आज का हमारा चैलेंज क्या है? व्हाट इज आवर चैलेंज? हमारा चैलेंज है बेसिकली कि HNI जो होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को हम लोग जाके क्या कहें? अगर आप किसी हाई नेटवर्थ या HNI को बोलेंगे सर इंश्योरेंस आपको लेना है क्या, तो वो कहेगा मेरे पास बहुत इंश्योरेंस है। तो हमको क्या चाहिए? एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए, एक यूनिक आइडिया चाहिए, जो आइडिया अगर मैं लेके HNI के सामने जाता हूं तो क्या होगा कि वो एकदम वो आइडिया से उछल जाए। Being able to go again and again। दूसरा एक चैलेंज क्या है कि ऐसा नहीं कि खाली HNI को मिलना है, एक बार सेल करना है, बट ऐसा कुछ हमको कॉन्सेप्ट चाहिए जिससे HNI को बार बार लगातार हम सेल कर सकते। तीसरा चैलेंज है कि भले एक HNI को हम मिले, उसको एक बार अगर हमने सेल कर दिया, उसके बाद दोबारा भी कर दिया, तीसरे बार भी कर दिया, बट उसके बाद ये बड़ा चैलेंज ये आता है कि उस HNI से कंटिन्यूअस बेसिस पे उसके जैसे रेफरेंसेस हमको कैसे ज्यादा से ज्यादा मिले। राइट और रॉन्ग? हेलो, हाँ करेक्ट। तो ये हमारा एक बड़ा चैलेंज होता है। और चैलेंज क्या है? टू डेवलप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद देम। उनके साथ हमको एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हमको डेवलप करना है। वी हैव टू डेवलप अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, क्रिएटिंग वैल्यू प्रोपोजिशन एंड बीइंग कंसीडर्ड एज डिफरेंट। तो हम लोग खाली इंश्योरेंस एजेंट है या जैसे मैंने बोला, कहीं अगर हम जाते हैं तो उनके ऑफिस में जब उसके बॉस को कोई जाके बोलता है तो क्या बोलेगा? कोई आया है? क्या बोलेगा? कोई आया है। तो बोले कोई कौन है? कोई आया है, ऐसा अगर हमारा इंट्रोडक्शन होता है तो मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। कोई अगर कहता है कोई आया है तो वो ऑफिस से आपको बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आप कोई नहीं है। कोई है क्या? ओके। सो आपकी जो छवि है, आपका जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, उसको वैल्यू प्रोपोजिशन बोलते हैं, उसको यूएसपी बोलते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। आपका ऐसा क्या अलग है, हटके है, ऐसा क्या आपका यूनिक है जिसके कारण लोग आपको नाम से जाने। वो जाके बॉस को बोलना चाहिए बॉस लाजरस डायस है, वो ये आया है, तो वो जब जाके नाम से बोलेगा देन व्हेन विल दैट हैपन? जब खाली बॉस ने उसके आसपास जितने सारे लोग हैं सब लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, तो आपके बारे में बातें होगी। सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस विदाउट टॉकिंग अबाउट इट सबसे बड़ा चीज है अपने जिंदगी में कि ये लाइफ इंश्योरेंस बिना कहे हम कैसे बेचें। 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम में एक भी जगह पे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं करते। जो भी लोनावला किया है, अदरवाइज ऑल्सो FWE में, फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक में, आप सब जानते हैं वी आर दिस।
टॉकिंग अबाउट कंसेप्ट इज दे गेट एक्साइटेड एंड दे गो एंड टॉक टू देयर फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको कुछ अच्छा चीज बताऊं या अगर एज एन एजेंट में जाके कोई कस्टमर को कुछ अच्छा चीज बताए तो ये जरूरी होता है कि हमारे बिजनेस को बढ़ने के लिए वो बंदा ये कॉन्सेप्ट जाके और किसी लोगों से, कुछ उसके मित्रों से, कुछ उसके रिलेटिव से, कुछ उसके फैमिली मेंबर से वो उसके बारे में बात करे। रवि जेठानी जब आज जाता है ये 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट लेकर, जो मल्टी टीओटी है आज, वो सिर्फ 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम कॉन्सेप्ट पे ही काम करेगा। और उसको बहुत सारे सीईओज है, सीएफओज है, वो उनके दोस्तों को जाके बोलते अरे यार मेरा 5th लेवल हो गया है, तेरा कौन सा लेवल हुआ है? तो जब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, बोलेगा तेरा कौन सा लेवल हुआ? बोला कौन सा लेवल है, क्या लेवल है, मैं समझा नहीं। बोला अरे यार तेरे को नहीं मालूम, मैं तो 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम में मेरा 5वां लेवल कंप्लीट हो चुका है, खाली मेरा 2 लेवल बाकी है। तो दोस्त बोलेगा अरे यार क्या बात कर रहे हैं, तो कौन सा लेवल? बोला अरे नहीं मालूम, तेरा इंश्योरेंस एजेंट ने तेरे को नहीं पता? बोला नहीं यार। अच्छा ठीक है, चलो ये रवि जेठानी का है, वो वहां से कॉल करेगा और उसको दे देगा, बोलेगा मेरा मित्र है, इसको फीस मत चार्ज करना, बट जरा इसका भी देखो किधर लेवल क्या है, यू नो। तो क्या होता है कि लोगों में जब वो बातें चलती है, लोगों को मालूम पड़ता है कि मैं ये लेवल पे हूँ, यू नो। व्हाट इज द चैलेंज टुडे? आज चैलेंज क्या है? प्रोस्पेक्ट गिव 4 कॉमन, लोग क्या कहते हैं, 4 कॉमन रिस्पॉन्स है। आप देखो कहीं भी आप जाओ, माइंडसेट क्या है? 4 कॉमन रिस्पॉन्स क्या है? आई हैव इनफ इंश्योरेंस, अरे मेरे पास बहुत इंश्योरेंस है। दूसरा क्या है? आई एम वर्थ मोर डेड देन अलाइव, बोले यार जीते जी मेरी इतनी वैल्यू नहीं जितने में मरने के बाद हूँ, आई एम मोर डेड यू नो देन अलाइव। आई नो एवरीथिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, यार तू क्या बताएगा मेरे को, सब मालूम है। बहुत सारे एजेंटों ने आके इतना मेरे को पढ़ा के गए हैं इंश्योरेंस के बारे में, अभी मेरे को कोई बाकी नहीं है। और बोलेगा करंटली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पॉलिसी। व्हाट अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो आने वाले दिनों में की रोल प्ले करेगा कस्टमर का एडवाइजर। फाइनेंशियल प्लानिंग विच इज लाइफ इंश्योरेंस एज द कॉर्नरस्टोन एंड फल्क्रम ऑफ प्लानिंग, मतलब वो फाइनेंशियल प्लानिंग जिसमें इंश्योरेंस एक यू नो एक बहुत बड़ी भूमिका उसके अंदर जो निभाता है, वैसे फाइनेंशियल प्लानिंग। और एसेट एलोकेशन और एसेट क्लासेस आल्सो विल बी पार्ट, मतलब अभी के आने वाले दिनों में फाइनेंशियल प्लानिंग ही होगा। बट मैं सीएफपी की बात नहीं कर रहा हूँ। सीएफपी की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो एक अलग लेवल पे चल रही है, अलग बातें हैं। पॉलिसी सरेंडर करने की बात होती है, खाली टर्म पॉलिसी लेने की बात होती है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं फाइनेंशियल प्लानिंग वो बोल रहा हूँ जिसमें लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक अहम भूमिका उसमें निभाती है। तो वो प्रकार का हमको ये करना है। एसेट एलोकेशन नॉर्मली क्या है कि खाली इंश्योरेंस लोगों को बेच के नहीं चलेगा, इंश्योरेंस के साथ साथ उनको म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, उनके पास प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, उनके पास टर्म पॉलिसी भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बट उसका अलग अलग तरीके से वो डिसीजन लेना चाहिए। सबको टर्म पॉलिसी हम नहीं दे सकते, ना ही सबको खाली लाइफ इंश्योरेंस दे सकते। तो एसेट एलोकेशन मतलब अलग अलग एसेट क्लास जो है, अलग अलग एसेट क्लास का एक मिश्रण, एक एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ताकि कस्टमर के जो नीड्स है, उसके जो जरूरत है, वो जरूरत उसके पूरे हो। 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों सीखना चाहिए हमको, क्या जरूरत है? क्योंकि क्या होता है कि 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आप सीखेंगे तो आपको जब अपॉइंटमेंट लेना है, आपको एकदम सिंपल बात। अभी मेरे ऑफिस में कमलेश गुरबख्शानी करके एक डीओ है, वो आए थे उनके एजेंट को लेकर, और वो काफ़ी सीएफपी वगैरह बहुत मतलब काफ़ी उनका ये है। तो मैंने उनको यही पूछा, मैं बोला सर अगर मैं आपको ऐसे कहूँ, क्योंकि टेलीफोन स्क्रिप्ट में हमको क्या बोलना है, वेरी सिंपल। मैं किसी भी एचएनआई से अगर बात करूँगा, मैं क्या कहूँगा, सर आप 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम में कौन से लेवल पे है? अगर मैं ऐसे किसको बोलूं तो क्या होगा, रिप्लाई क्या होगा? व्हाट विल बी द रिप्लाई? 7 लेवल क्या है? अच्छा मेरे को क्या चाहिए? मेरे को यही चाहिए। कोई बोल रहे हो क्या है? बोला सर वो समझाने के लिए मुझे आपको आके मिलना पड़ेगा। मुझे 30 मिनट अगर आप टाइम दे सकते हैं सर, तो क्या मैं कल सवेरे 10 बजे आऊँ या शाम को 4 बजे ठीक रहेगा? और वो पूछेगा नहीं ना काय को आते हैं, हेलो क्यों आते हैं, नहीं पूछेगा, है ना।
तो मोस्टली क्या होता है 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम के लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो हमारा अपॉइंटमेंट जो है वो फास्ट होता है, क्लोजिंग बिकम्स वेरी इजी। क्लोजिंग इजी क्यों होता है 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम में? व्हाई क्लोजिंग इज इजी? Concept है, but why? This is to complete some level. Okay, he will insist, but again, why it is this? क्योंकि क्या होगा कि आप लोग नॉर्मल आम जनता एजेंट है, उससे कुछ हट के आप बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको आपके बारे में एक अलग परसेप्शन होगा, एक अलग नजरिया होगा, एक अलग लेवल पे वो सोचेंगे आपके साथ। वो सोचेंगे कोई ऐसे ही कोई नहीं है, ये कोई नहीं है, ये मिस्टर देसाई है, ही इज वेरी नॉलेजेबल। और वो ये तो क्या है कि जैसे संतोष नायर का भी मैं आज उनको क्लिप बता रहा था, जो संतोष नायर ने वीडियो शूटिंग किया है, जिसमें वो क्लियरली बताते हैं कि जब मैं पहले बार उनको मिला था, इंश्योरेंस के बारे में उनको कुछ पता नहीं, बट जिस प्रकार से मैंने उनको समझाया तो उनको पता चला कि इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ है कि जो लोग इंश्योरेंस के बारे में सोचते नहीं है, कभी भी अपने आप से कोई भी इंसान इंश्योरेंस के बारे में नहीं सोचेंगे। ये एक ही ऐसी चीज है, इंश्योरेंस एक ही ऐसी चीज है जो सबको जरूरत है, बट किसी को लगता नहीं, सबको जरूरत है। मतलब दुनिया में ऐसा एक भी शायद इंसान ना हो जिसको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं हो, बट साथ ही साथ पूरे दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको लगता है कि मेरे को इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो जरूरत है बट लगता नहीं। तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोगों को ये हमको प्रेजेंटेशन मतलब एक कॉन्सेप्ट के तरीके से अगर हम इसको करते हैं तो क्लोजिंग बहुत इजी होता है, बिकॉज उसको पता है ये कॉन्सेप्चुअली 7 लेवल जब हम बोलते हैं तो ये कोई बेचने के लिए नहीं आया। लोगों को नहीं लगेगा कि ये बेचने के लिए आया, लोगों को क्या लगेगा, ये मुझे एडवाइस देने आया है, मुझे ये मेरे बारे में ये सोच रहा है। इजी टू गेट रेफरेंस, वेरी इजी। एक बार आपने कुछ अच्छा यूएसपी कर दिया, आपका अगर अच्छा ये हो गया तो आपको क्या है कि आपका रेफरेंस मिलने के लिए आपको बहुत इजी होगा, वेरी इजी टू सेल अगेन एंड अगेन। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को एक बार इस चीज में आपने वो हुक रहते हैं ना, हुक, जैसे मच्छी पकड़ने जाते तो हमको हुक, वैसे ये एक हुक है जो कस्टमर एक बार इस हुक में अगर कॉन्सेप्ट में अगर आ गया, माइंडसेट में अगर आ गया, तो बाद में आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, वो खुद सामने से आपको अरे यार वो मेरा जो लेवल अभी साथ पूरा नहीं हुआ है, क्या करते हो यार, आ जाओ कभी बैठेंगे डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए क्या है कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन मुझे एक एजेंट बता रहा था कि कोई कस्टमर है ना, उनको बोल अरे यार तू इतना सब मेहनत करता है, इतना बहुत थकता है, तो आ जा ना, चल अपन कभी एक ड्रिंक पे बैठ जाएंगे, मैं डिनर देता हूँ देखो, चल। अभी लोग क्यों ऐसा बुलाएंगे? ड्रिंक पे तो सबको नहीं बुलाते, स्पेशली एजेंट को तो दूर दूर तक नहीं बुलाएंगे, बट अगर कोई कस्टमर बोलता है एजेंट को चल यार बहुत थका रहेगा, तू बहुत मेहनत करता है, काम करते, चल अपन जाते हैं बैठते हैं एक दिन। अब कोई ये बोलता है, मतलब क्या है कि उसको लगता है कि इसके साथ बैठूंगा, 2 पैसा इसके ऊपर खर्चा करूंगा तो मुझे कुछ तो 2 पैसे का फायदा जरूर होगा। ओके, तो इसके लिए क्या है कि रेफरेंसेस इजी और अगेन एंड अगेन हम उसको बेच सकते हैं। क्योंकि क्या होता है इसमें, कैसा है ना, ये 7 लेवल एक ऐसा चीज है जो लाइफ लॉन्ग आप पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि आपने अगर किसी को 7th लेवल पे भी अगर आप लेके गए 2-3 साल में हमेशा आदमी बत्ती गुल कर देता है, तो कुछ ना कुछ बत्ती गुल करेगा, कोई प्रॉपर्टी ले लेगा, लिक्विड फंड का पूरा लिक्विडेट कर देगा, ज्यादा लोन ले लेगा, जहां भी कुछ उसका चेंज होता है, लिक्विड फंड कम हो गया, अगर लिक्विड फंड कम हो गया, नॉन लिक्विड बढ़ गया, लोन बढ़ गया, तो वो 7 लेवल पे उसको नीचे ही आना है। तो मतलब क्या है कि ये सिलसिला ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलते रहेगा। तो अपना 7 लेवल में 7 लेवल नहीं है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 21 लेवल है, क्योंकि जिंदगी में एटलीस्ट 3 बार वो नीचे आ जाए। और एक ऐसा समय आना चाहिए, कुछ भी करने से पहला कस्टमर हमको कॉल करना चाहिए, अरे यार वो मेरे को प्रॉपर्टी लेना है और वो जरा मेरा म्यूचुअल फंड है या वो थोड़ा निकालना है मेरे को,
जरा देखना मैं कौन से लेवल पे आ जाऊंगा ये करूंगा तो, है ना। तो वो जब बोलते हैं ना, तो क्योंकि मैं आने वाले दिनों में एक सॉफ्टवेयर बनाने वाला हूँ जो कस्टमर के लिए रहेगा। मतलब उसमें कैसा है, कस्टमर एजेंट को कॉल नहीं करेगा डेटा वेटा डालने के लिए, वो कस्टमर खुद अपना डेटा डाल के उसमें वो ऐड करेगा, लोन लिया ये लिया, और एजेंट को फोन करेगा, यार मेरा 5th लेवल था लास्ट ईयर, अभी मैं 4th पे आ गया, जरा आजा कुछ कर मेरे को ऊपर ले। तो कस्टमर खुद आपको ये करना चाहिए, और वैसा पॉसिबल है प्रोवाइडेड कस्टमर सेगमेंटेशन प्रॉपर, लोगों को अगर ये हम बात करते हैं, प्रॉपर प्रोसेस अगर हम करते हैं, तो डेफिनेटली कोई दो राय नहीं है इसमें कि इजी हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग चलते हैं कि ये 7 लेवल है क्या। ओके, 7 लेवल है क्या। 7 लेवल में मैंने क्या किया है, पहले वाले 2 लेवल, फर्स्ट वाले 2 लेवल है ना, वो थोड़े कमजोर रखे हैं मैंने। हाँ, वो जानबूझकर उसको कमजोर रखा है, उसमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल पे हम क्या करते हैं कि टैक्स प्लानिंग, मतलब हम कस्टमर को बोलते हैं अगर आपने टैक्स प्लानिंग में 1 लाख रुपया एटीसी में और आपका एटीडी में 15,000 रुपया अगर आपने डाल दिया, ओके, तो उसके बाद आपका टैक्स प्लानिंग हो गया। बहुत सारे कस्टमर मेरे को बोलते हैं, अरे मेरा तो प्लानिंग हो गया। तो मैं पूछता हूँ प्लानिंग हो गया मतलब, नहीं मेरा टैक्स का उधर 1 लाख डाल दिया, इधर 15-20 हजार तो मेडिक्लेम में जाता है, मेरा तो हो गया। तो मैं उसको बोलता हूँ सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका 7 लेवल में का फर्स्ट लेवल हो गया। तो उसको एकदम शॉक लग जाता है, बोलते हैं क्या ये खाली फर्स्ट लेवल है? हाँ सर ये तो खाली फर्स्ट लेवल, अभी और 6 लेवल आपका बाकी। तो उससे क्या होता है, लोगों का जो एक माइंडसेट है क्लोज हो जाता है, एक बार और टैक्स प्लानिंग करते हैं क्लोज हो जाता है। तो उसको ओपन करने के लिए ये बहुत अच्छा है, स्पेशली जो यंग लोग हैं, यंग लोग, न्यूली मैरिड, जस्ट मैरिड यंग लोग हैं, वो लोग ये ट्रैप में आते हैं कि वो क्या करते हैं कि खाली अपना जो 1 लाख है वो इन्वेस्टमेंट किया, बोला अपना हो गया। मैं अक्सर उनको पूछता हूँ सर आपने टाइटैनिक के बारे में सुना है? टाइटैनिक क्यों डूबने के बाद इतने लोग क्यों मरे? क्योंकि सर्टिफिकेट मिलने के लिए मिनिमम जो भी गवर्नमेंट ने बताया हुआ कानून के हिसाब से जितने लाइफ बोट्स रखने थे, कानून के हिसाब से उन्होंने रखे थे, सर्टिफिकेट मिला और फिर डूब गया। तो जब डूबता है, अगर कानून के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं जो गवर्नमेंट ने बोला है, तो हमारी नैया भी डूब जाए। ओके, तो फर्स्ट लेवल इनकम टैक्स है, नॉर्मली लोग करते हैं, अच्छा करने के बाद उसको अच्छा भी लगता है, चलो मेरा फर्स्ट लेवल तो हो गया। तो ये फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल क्या है? इनकम टैक्स प्लानिंग। जो आदमी इनकम टैक्स का पूरा प्रॉपर प्लानिंग करता है, उतना इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स बचाने के लिए करता है, उसका फर्स्ट लेवल हो चुका है। सेकेंड लेवल में हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम प्लानिंग पोस्ट डेथ एंड पोस्ट रिटायरमेंट। करेक्ट? तो पोस्ट डेथ एंड पोस्ट रिटायरमेंट तो प्लानिंग करना है, बट एक्चुअली अगर आप देखने जाए तो सेकेंड लेवल है ना, मैंने ऐसा ही रखा है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं है, ना हम लोग इसमें कोई कैलकुलेशन करने वाले, ना कोई प्लानिंग करना है। सेकेंड लेवल में मैं क्या बोलता हूँ कि अगर डेथ हो गया, समझो आज किसी की एक्सपेंस 20,000 पर प्रति महीना, कितना है? 20,000। अगर किसी इंसान का एक्सपेंस पर मंथ 20,000 है, तो सेकेंड लेवल प्लानिंग में मैं क्या करता हूँ, डेथ हो गया तो भी 20,000, रिटायरमेंट हो गया तो भी 20,000। बट रिटायरमेंट के बाद, सपोज 20 साल के बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो रिटायरमेंट जब मैं हो जाऊंगा, अगर 20,000 ही मुझे मिलेगा तो क्या आएगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? क्यों कम होगा? इन्फ्लेशन नहीं है, राइट? इन्फ्लेशन नहीं है। फिर आप बोलेंगे सर ये आपने क्यों रखा है? ये इसका मतलब है, उसको रखा है। क्यों रखा है? देखो ऑलवेज क्या होता है, उसको बोलते हैं डिफिकल्टी लेवल। ओके, डिफिकल्टी लेवल। अगर किसी इंसान को आप बोलेंगे, मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम मैं माथेरान गया था, जब स्कूल खत्म हुआ था और कुछ हम लोग हिंदुस्तान लीवर में मैं सीमेंट में ट्रेनिंग करके था, तो सब लोग बोले चल जाते हैं माथेरान, बोले चल जाते। तो ये लोग ने क्या किया, नेरल पे उतर गए सब लोग, रात को कुछ 11-12 बज गया था, और बोलता है लाजरस, अब मतलब सबको बोला अभी हमको चल के जाना है।
बोलो चल के जाना, तो किधर जाना है? तो अंधेरे में कुछ दिखता नहीं। बोला अरे कुछ नहीं यार, इधर ही है, 1 आध घंटे में पहुंच जाएंगे। तो अपना सब बोरिया बिस्तरा उठा के एक बड़ा बम्बू में हम सब बैग डाला था और बोला कि 2-2 लोग बैग उठा के हम लोग जाते। अरे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चलते 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 2 घंटा हो गया। फिर भी एक लाइट बता था, बोलता उधर है। बोलो बहुत, अरे क्या दूर है, आ गया अभी आधा घंटे में पहुंच जाए। क्या होता है कि वो आधा घंटा बोलने से और 1 घंटा चला है। तो बोला अरे यार क्या हो गया? अरे कुछ नहीं यार, क्या अभी हो गया, थोड़ा हमको लेट हो गया, अभी आधा घंटे में पहुंच जाए, देखो कितना नजदीक दिखता है, चलो। ऐसा करके 7 घंटा चला है, वो भी पहाड़ ऊपर। बट क्या होता है कि अगर नीचे जब हम चलने शुरू किया था उस समय अगर मुझे किसी ने बोला था 7 घंटा चलने के, मैं सीधा अगली ट्रेन पकड़ के सीधा घर पे आ गया। मेरा मन नहीं करता था, मतलब मेरे को बहुत उसको क्या बोलते हैं ना, डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल अगर बहुत बड़ा है या हाई है तो आप फिर क्या करते हैं, वो चीज आप करते नहीं है। सिमिलरली इंसान का भी ऐसे ही है। अगर इंसान को एकदम डिफिकल्टी लेवल हाई लगेगा ना कि साला ये होने वाला नहीं, 7 लेवल पे गया सब तेल गली में, अपन जिधर है उधर ठीक है, अच्छा, तो डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई लगती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, माइंडसेट में लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम लगने के लिए, अभी बताना तो है उनको 7 लेवल, उनको अभी ऐसा नहीं बता सकते 2 लेवल है बाद में तीसरा डालने का, बाद में जाके बोलेगा सर अभी तीसरा आ गया। बोला तेरी तो पहले आया था तो तू दूसरा बोला, अभी तीसरा किधर से है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कस्टमर को हमको पूरा 7 का भी बात करना है, एट द सेम टाइम उसको ईजी लगना चाहिए। इसके लिए मैंने 2nd लेवल है ना ब्लैंक छोड़ा है। ऐसा बोला है प्लानिंग रहता है उसमें 20,000 डेथ पे 20,000, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है। बट ये क्यों रखा है, इसलिए रखा है बिकॉज मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान को हम ये बोले सर आपका 3rd लेवल हो चुका है। 7 अगर लेवल्स है उसमें से अगर आप किसी को बोलेंगे सर 3rd लेवल आपका हो चुका है, तो क्या होता है उसको थोड़ा सा लगता है अच्छा 3rd हो गया, अरे बाप रे, मतलब चलो आधा पहुंच गए, अभी बहुत ज्यादा दिल्ली बहुत दूर अभी नहीं है। ओके, इसके लिए 2nd लेवल को मैंने ये किया है। नॉर्मली इसको बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करने का, इसका कोई कैलकुलेशन हम लोग करते नहीं है, ना ही लोनावला प्रोग्राम में हम लोग इसका कोई कैलकुलेशन करते हैं, बट जस्ट एक डेकोरेटिव के लिए उसको उसमें मैंने रखा है। लेवल 3 लेवल पे हम क्या बात करते हैं, देखो हम फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जैसे बोलते हैं प्रेजेंट गैप एंड फ्यूचर गैप, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट गैप एंड फ्यूचर गैप। प्रेजेंट गैप मतलब क्या है कि इनकेस अगर डेथ हो गई आज तो फैमिली को कितनी पूंजी या कितनी कैपिटल की कमी है, या कितनी कैपिटल कमी है, राइट, कितने कैपिटल की कमी है। और फ्यूचर गैप मतलब क्या है कि रिटायरमेंट के समय पे कितना गैप है, राइट। तो अभी ये हम लोग 2 गैप के बारे में जब बात करते हैं तो लेवल नंबर 3 हम लोग 2 चीज के बारे में बात करेंगे, एक पोस्ट डेथ जिसको हम प्रेजेंट गैप बोलते हैं, एक पोस्ट रिटायरमेंट जिसको हम फ्यूचर गैप बोलते हैं। तो अभी देखो आप 3rd लेवल पे रहेंगे या आप 4th लेवल पे रहेंगे या आप 5th लेवल पे रहेंगे या आप 6th लेवल पे रहेंगे या आप 7th लेवल पे रहेंगे, 2 चीज कॉमन है। क्या है वो कॉमन, प्रेजेंट गैप और फ्यूचर गैप। प्रेजेंट गैप और फ्यूचर गैप है, ये ऑलवेज कॉमन रहेगा। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं 3rd लेवल पे क्या बातें होती है या 3rd लेवल में किस चीज की प्लानिंग होती है। तो 3rd लेवल में हम क्या बोल रहे हैं, पोस्ट डेथ मतलब प्रेजेंट गैप, पोस्ट रिटायरमेंट मतलब फ्यूचर गैप। ओके, तो वो हमको गैप कैलकुलेशन करना है। बट यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन अप टू रिटायरमेंट, लेवल इनकम पोस्ट डेथ एंड पोस्ट रिटायरमेंट। मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज से लेके रिटायरमेंट तक का इन्फ्लेशन गिनते हैं, आज से लेके रिटायरमेंट तक का हम इन्फ्लेशन गिनते हैं। बट उसके बाद जो है इन्फ्लेशन हम नहीं गिनते। मतलब अगर उसको रिटायर हो जाता है, आज अगर उसकी रिक्वायरमेंट है जैसे यहाँ बताया गया है, आज अगर उसकी रिक्वायरमेंट 20,000 रुपया प्रति महीना है तो 7% इन्फ्लेशन महंगाई के साथ
अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 20 साल बाद उसकी जरूरत आती है 78,000, करीबन 80,000। मतलब आज अगर उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आज का जो उनका स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करने के लिए उनको 20,000 लग रहा है, तो 20 साल बाद 7% इन्फ्लेशन से कितना लगेगा? 80,000 लगेगा, राइट। तो मतलब हमने क्या किया, अभी से लेके रिटायरमेंट तक का इन्फ्लेशन को गिना है। बट थर्ड लेवल में हम क्या करेंगे, उनको हर महीना रिटायरमेंट के बाद सालों साल तक 80,000 रुपया ही मिलेगा। हेलो, कितना मिलेगा? 80,000 रुपया ही मिलेगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिटायरमेंट तक का इन्फ्लेशन गिन रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद उसको लेवल इनकम बोलते हैं। लेवल मतलब जो इनकम डिसाइड हुआ वही इनकम उनको अगले 20 साल या 25 साल मिलेगा। क्लियर? अच्छा, पोस्ट डेथ, अगर डेथ हो गया, मतलब प्रेजेंट गैप अगर हो गया, डेथ हो गया, तो भी हमारा प्लानिंग क्या बोलता है, थर्ड लेवल का। थर्ड लेवल प्लानिंग में अगर डेथ होती है तो आज उनको कितना रिक्वायरमेंट रहेगा? 20,000 रुपया। तो थर्ड लेवल में हम क्या करते हैं, अगर डेथ भी हो गया तो भी उनको 20,000 रुपया ही उनके फैमिली को हर साल मिलेगा। ये सही नहीं है प्लानिंग, एक्चुअली सही नहीं है। बट हमने ये थर्ड लेवल पे क्यों डाला है? अगेन, अगर सब कुछ हम बड़ा लड्डू बना के अगर कस्टमर को खिलाएंगे तो वो लड्डू उसको खाने के लिए भारी हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, वही बड़ा लड्डू को 4 या 5 छोटा छोटा लड्डू हमने बनाया है, तो कस्टमर को जाके एक लड्डू खिलाने का मुंह में आसानी से चला जाएगा। हाँ? मुंह में आसानी से हाँ, मुंह में वो आसानी से जाएगा और वो इजीली उसको खा लेगा। वो फिर खा के भी थोड़ा शांति हो गया, फिर दूसरा लड्डू उसके सामने ला सकते हैं। बट अगर हम पूरा 7 लेवल का लड्डू उसको लेके जाएंगे तो एक तो डिफिकल्टी लेवल जो बोला वो हाई रहेगा, प्लस वो अपसेट हो जाएगा। तो वो अपसेट नहीं होने के लिए 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम में हम क्या करते हैं, कस्टमर का उंगली पकड़ के स्टेप बाय स्टेप उसको आगे लेके जाते हैं प्लानिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट की बात है, साइकोलॉजी की बात है। कि साइकोलॉजिकली अगर देखेंगे तो लोग एकदम से सब प्लानिंग नहीं करते हैं, राइट। तो इसमें शर्मा जी आप बताएंगे थर्ड लेवल पे हम क्या चीज का प्लानिंग कर रहे हैं? दोनों चीज का, डेथ का भी रिटायरमेंट का हम प्लानिंग कर रहे हैं। इन्फ्लेशन कहाँ तक ले रहे हैं हम लोग? आज से लेके रिटायरमेंट तक इन्फ्लेशन गिन रहे हैं। उसके बाद जो है, मतलब रिटायर होने के बाद कोई इन्फ्लेशन नहीं है, अगर डेथ भी हो गया तो भी कोई इन्फ्लेशन नहीं है। ये कौन सा लेवल है? थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल में हम रिटायरमेंट तक का इन्फ्लेशन गिनते हैं, उसके बाद इन्फ्लेशन नहीं गिनते हैं, और इवन अगर डेथ होती है तो उसके बाद इन्फ्लेशन नहीं गिनते। इसको हम बोलते हैं लेवल इनकम। लेवल इनकम मतलब सेम इनकम। तो प्लानिंग क्या होगी, अगर डेथ हुआ तो फैमिली को 20,000 रुपया प्रति महीना मिलते जाएगा, और अगर रिटायरमेंट हुआ तो 80,000 रुपया प्रति महीना आने वाले कितने भी साल मिलते रहेगा। ये हो गया लेवल नंबर 3। अभी लेवल नंबर 4, लेवल नंबर 4 हम लोग ये कहते हैं चिल्ड्रन एडुकेशन एंड मैरिज। बच्चों का पढ़ाई का और शादी का खर्चे का प्लानिंग। खर्चा रहेगा कि नहीं रहेगा? खर्चा रहेगा, तो उसका प्लानिंग हम करते हैं। तो बच्चों का एडुकेशन के लिए, बच्चों का शादी के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं वो कौन सा लेवल में आएगा? वो 4th लेवल। तो हम क्या करने का, पहला थर्ड लेवल उसको लेके जाने का, थर्ड लेवल का प्लानिंग करने का, उसके बाद उसके पास जाने का, बोलेगा सर 6-8 महीने के बाद जाने का, बोलेगा सर आपका थर्ड लेवल अभी हो चुका है, अभी आपको क्या करना है, 4th लेवल पे जाना है। और सर 4th लेवल के लिए आपके बच्चों का एडुकेशन प्लानिंग, आपके बच्चों का मैरिज प्लानिंग अगर हम करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो आपका 4th लेवल होगा। अभी आप जानते हैं संतोष नायर जी को मैंने क्या कहा था कि सर आपका थर्ड लेवल हो चुका है, मतलब क्या प्लानिंग हो चुका था? अब तो रिटायरमेंट हमने इन्फ्लेशन लिया था, उसके बाद इन्फ्लेशन नहीं लिया था, और डेथ भी अगर होती है तो इन्फ्लेशन नहीं लिया था। तो जब मैं उनको ये मिलने गया तो मैंने क्या किया, उनके 3 बेटियों के लिए एडुकेशन और मैरिज का प्लानिंग किया। 4.5 लाख रुपए का प्रीमियम आया, और मैंने उनको बोला कांग्रेचुलेशन, अभी आपका 4th लेवल हो चुका है।
तो फोर्थ लेवल हो चुका है, मतलब क्या हो चुका है? बच्चों की पढ़ाई और शादी क्या टाइम नहीं, दोनों हो चुका है। डेथ तक का भी प्लानिंग हो चुका है, खाली 20,000 मिलने के लिए। रिटायरमेंट का भी प्लानिंग हो चुका है, 80,000 हर साल मिलने के लिए। और बच्चों का पढ़ाई और शादी का खर्चा भी, उसका भी प्लानिंग हो चुका है। तो अपना फोर्थ लेवल कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं आगे, नेक्स्ट है फिफ्थ लेवल। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ लेवल। फिफ्थ लेवल में अभी हम क्या करेंगे, जो इन्फ्लेशन हम बोलते थे ना खाली रिटायरमेंट तक, अभी हम इन्फ्लेशन रिटायरमेंट के बाद भी लेके जाएंगे और डेथ के बाद भी। मतलब 5वें लेवल पे प्लानिंग क्या होगा कि अगर डेथ हो गई तो कितना चाहिए फैमिली को आज? 20,000। अगले साल कितना चाहिए? इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग लेवल 5 की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, प्री रिटायरमेंट भी हम इन्फ्लेशन पकड़ रहे हैं और पोस्ट रिटायरमेंट भी हम इन्फ्लेशन पकड़ रहे हैं। तो जैसे यहाँ चार्ट में आप देख रहे हैं, 5वां लेवल का जब मैं प्लानिंग करता हूं तो फैमिली को पहले साल में 20,000 रुपया प्रति महीना मिलेगा। अगले साल में कितना मिलेगा? 21,400 रुपया। तीसरे साल में कितना मिलेगा? 22,900 रुपया। चौथे साल में कितना होगा? 24,500। ये बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि महंगाई के कारण 7% से आपको जो इनकम है वो बढ़ते जाना चाहिए। तो मतलब डेथ हो गया तो भी बढ़ेगा, और अगर रिटायरमेंट हो जाता है तो जैसे थर्ड लेवल पे 80,000 हर साल मिलता था, वो नहीं, अभी क्या होगा, पहले साल में 78,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 83,000 मिलेगा, थर्ड ईयर में 89 मिलेगा, फोर्थ ईयर में 95 मिलेगा। मुझे अभी आप बताओ कि थर्ड लेवल प्लानिंग और फिफ्थ लेवल प्लानिंग, उसमें कैपिटल या गैप किसका ज्यादा रहेगा? फिफ्थ लेवल का ज्यादा रहेगा कि थर्ड लेवल का ज्यादा रहेगा? ऑब्वियसली फिफ्थ लेवल का ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि उसको इन्फ्लेशन के साथ हम इनकम दे रहे, तो जायज है कि गैप दो और बढ़ेगा। बट अगर किसी ने थर्ड लेवल कंप्लीट किया है, एग्जीक्यूट किया है, और उसके बाद हम फिफ्थ लेवल की बात करने जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा गैप रहेगा जो कस्टमर को मैनेजेबल लगेगा, इजी लगेगा। और वो एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रीवियस वाला अगर 8-9 महीना उसने प्रीमियम भरा है तो अभी वो थोड़ा लेवल पे आ जाता है। देखो क्या होता है, मतलब बोलने का बात क्या है कि हम लोग 8-9 महीने के बाद क्यों जाना चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि एक सिस्टम है ना, हमारा बॉडी हमारा एक सिस्टम में आ जाता है। जब आप देखो, आप नया लोन लेते हैं तो जैसा ही लोन लेते हैं ना, बहुत धक्का मुक्की चालू रहता है, 2-4-5 महीना 6 महीना पूरा डामाडोल हो जाता है, बाद में लेवल पे आ जाता है। फिर बाद में कितना EMI जाता है, अपने को बहुत ज्यादा ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, ऑल्दो है लफड़ा है, बट बहुत ज्यादा ऐसा फर्क नहीं पड़ता, ओके लगता है। बट क्या है कि एक बार वो बॉडी सेंस कर लेती है और अपना वो लेवल में हम लोग एक सिस्टम में आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने लेवल 5 में क्या देखा कि हमको हर साल पैसा जो है बढ़ता हुआ मिलना चाहिए, क्योंकि जो रुपए से आज आप जो खरीद सकते हैं वो कल आपको नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा पैसा लगेगा वही खरीदने के लिए। तो जब हम प्लानिंग की बात करते हैं या जब हम एडिक्वेट प्लानिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमको ये करना है। नॉर्मली क्या होता है ना, CFP है ना, यहाँ तक बात करते हैं, CFP का जो प्लानिंग है वो यहाँ तक बात होता है। हमने 2 एडिशनल लेवल्स हमने उसमें डाले हैं, इसलिए डाले हैं क्योंकि हम खुद 1993 में जो मैंने जिन लोगों का प्लानिंग किया था, जो आप लोग प्रेजेंटेशन में देखते हो, असलम मेरा एक्चुअली कस्टमर है और उसका एक्चुअल हाल बेहाल हुआ था। 93 में उनका कोई प्लानिंग किया था, बट क्या हुआ कि उनका 2000 तक सब पैसा खत्म हो गया। मतलब मेरे लिए वो एक वेकअप कॉल था कि बॉस व्हाट इज हैपनिंग, मैं तो बहुत अच्छी तरह प्लानिंग किया था, बट उस समय पे ये सब कॉन्सेप्ट हमको पता नहीं थे। तो लेवल नंबर 6 में हम क्या करते हैं? अभी लेवल नंबर 6 में मैं ये कहता हूँ कस्टमर को कि सर आपने अभी इन्फ्लेशन वाला भी प्लानिंग कर लिया,
रिटायरमेंट के बाद भी आपको इन्फ्लेशन के साथ, महंगाई के साथ बढ़ता हुआ पैसा मिलेगा। अगर डेथ भी हो गया तो भी आपको बढ़ता हुआ पैसा मिलेगा। मगर अगर कल को गवर्नमेंट ईईटी अगर लाती है जहां पर आपके पूरे इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर अगर टैक्स लगेगा, अगर टैक्स लगता है तो क्या होगा? आपने बंदे को 20,000 का प्लानिंग करके दिया है, 20,000 में से उसका अगर 20% भी अगर टैक्स जाता है तो उसके हाथ में रहेगा कितना? 16,000। अगले साल आपने उसका 22,000 का प्लानिंग किया है, बट उसका 17,000 या 16,500 हाथ में आएगा, बाकी तो टैक्स में जाएगा। तो मतलब क्या है, एक डर रहता है, या एक ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कोई कस्टमर का हमने प्लानिंग सब करके दिया है, प्री रिटायरमेंट इन्फ्लेशन क्या, पोस्ट रिटायरमेंट क्या, बोला चकाचक अब एकदम चलो धमाल, बट क्या अगर टैक्सेशन उधर आ गई तो उसका बाउटा गुल हो सकता, प्रॉब्लम हो सकती। तो हम क्या कहते हैं सर, लेवल 6 में हम कस्टमर को ये कहेंगे सर हमको टोटली सेफ रहने के लिए, अभी तो आपका वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा प्लानिंग हमने किया है, बट और सेफ रहने के लिए हमको टैक्स का भी कुछ करना पड़ेगा। तो मतलब हम 6th लेवल पे क्या करते हैं, 6th लेवल पे हम कुछ रकम हमारे प्लानिंग में जोड़ देते हैं। जैसे कि पहले साल में हमको कितना चाहिए था, एक्चुअली 20,000 रुपये, बट मैंने क्या किया है 8,500 रुपया एक्स्ट्रा डाल दिया। मतलब मैंने प्लानिंग कितने का किया, 28,500 रुपये का। क्यों 28,500 किया है? क्योंकि 28,500 का अगर 30% भी अगर टैक्स आता है तो वो आएगा 8,500। तो मतलब मैंने प्लानिंग 28,500 का किया है, टैक्स अगर नहीं लगता है तो पूरा मिलेगा कस्टमर को, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बोलता हूँ सर ज़्यादा मिलेगा तो कोई टेंशन नहीं, ज़्यादा मिलेगा और अच्छा, राइट। बट क्या है कि अगर मैंने 28,500 का प्लानिंग किया है और अगर बाई चांस टैक्स लग जाता है तो उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 8,500 का टैक्स देना पड़ेगा, बट उसके पास कितना बचेगा, 20,000, मतलब उसका लेवल मेंटेन होगा। सिमिलरली अगर हम देखेंगे रिटायरमेंट पे, जो पहले साल 80,000 लगता था उसके जगह पे मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा 1,10,000 के लिए। 1,10,000, 1,11,000 की प्लानिंग अगर मैं करता हूँ, 30% टैक्स जाने के बाद उसके हाथ में 80,000 बचे। तो मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि इन केस अगर टैक्स लग गया तो भी कस्टमर जो है वो लेवल पे रहेगा। क्लियर? हेलो, कोई डाउट, कोई शक? राइट, ये एकदम इंपॉर्टेंट बात है। तो जो लेवल 6 है वो हमारा प्लानिंग होगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, अगर डेथ होता है तो हम क्या करेंगे, पहले साल 28,500, दूसरे साल 30,500, तीसरे साल 32,700, चौथे साल 35,000, ऐसा, क्योंकि उसमें से 30% कट होने के बाद आपका लेवल 5 का इनकम उसके हाथ में आ जाएगा। लेवल 6 में अगर टैक्स लगता है तो उसके हाथ में कौन सा लेवल का इनकम आ जाएगा, लेवल 5 का इनकम आ जाएगा। अगर हम टैक्स प्लानिंग नहीं करते और लेवल 5 भी खाली करते तो उसके हाथ में क्या आएगा, लेवल 4 का इनकम आएगा। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो वैसा नहीं होना चाहिए, प्लानिंग हमने लेवल 5 का किया तो टैक्स लग गया वो बेचारा 4 में आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेवल 6 हम लोग उस प्रकार से प्लानिंग करते हैं। और लेवल 7 जो है, लेवल 7 में हम ये कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। ओके, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट कभी भी कम हो सकता है, इंटरेस्ट रेट कभी भी कम हो सकता है। आपने देखा रहेगा 93 से लेके 93 के पहले इंश्योरेंस बेचना कितना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि US 64 26% डिविडेंड देता, PPF 12%, FD 11 to 12%, और उस जमाने में MDRT किया है हमने। ओके, वो जमाना प्री जीवनश्री जमाना, मतलब जिसने 2001 के पहले MDRT किया ना, वो सब सही है MDRT।
जीवनश्री के पहले, जीवनश्री आने के बाद फिर ले धनाधन बहुत लोगों ने किया, बट क्या था कि माहौल ऐसे था कि उस जमाने में 26% इंटरेस्ट डिविडेंड जो है US 64 में मिलता था, 12% का इंटरेस्ट जो है वो अभी क्या होता है कि ये इंटरेस्ट मिलता है, तो हम लोग भी उस हिसाब से प्लानिंग किया। मैंने मेरे सुपरवाइजर जो हिंदुस्तान लीवर में सुपरवाइजर थे, उनका 93 में रिटायरमेंट हुआ, जो मैंने प्रेजेंटेशन में बताया, असलम, वो असलम नहीं है, वो मेरे, उनका नाम अलग है, बट वो मेरे ऑफिसर थे। वो ऑफिसर का मतलब मेरा जब हिंदुस्तान लीवर में था तो तभी वो ऑफिसर है ना, मेरे से बहुत हैरान हो गए थे। मतलब मेरे को किधर भी वो काम देने का और ये सोच के काम देने का कि इसको किधर एकदम कोपचे में काम दो ताकि इसके आसपास कोई आए नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान लीवर ऐसा था कि मैं गेट के अंदर गया तो 2-4 आदमी मेरे साथ जैसा कोई नेता होता था ना, वैसा किधर भी जाओ, कैंटीन में जाओ तो 4 आदमी भाग भाग के, अरे मेरा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। तो कभी कभी मेरे वो ऑफिसर है ना, मेरे को किधर अंदर कोपचे में भेजते थे। कोई बड़ा ये होता था, टावर होता था, और टावर इतना मतलब छोटा सा टावर, उसमें चल के ऊपर जाने के लिए थक जाता है तो मतलब काम करना अलग चीज़ है, ऊपर जाएगा इतना थक जाएगा, उसके बाद काम करना। बट उधर भी 2-4 आदमी आता था तो मतलब मेरा ऑफिसर उधर आता था, बोलता यार तो ऐसे ये था, तो उनको मालूम था। बट क्या है, लीवर में सब लोग मेरे को अच्छा मानते थे। तो जैसा उनका रिटायरमेंट नजदीक है, उन्होंने बोला लाजरस मेरे को लगता है अभी और किसी के पास में है ना, अभी मेरा जो भी नहीं आया तेरे को ही पार करना पड़ेगा, तू बैठ के जरा प्लानिंग है। मैंने बोला ओके, तो उनको अच्छा प्लानिंग मैंने बना के दिया। बट दोस्तों क्या हुआ, 93 में जो 12% का रेजिम था वो सीधा 2001 में 7% पे आ गया। 5% इंटरेस्ट रेट गिर गया। जो लोग रिटायर्ड हो चुके थे उसके पहला उनका सबका गुमला हो गया, उनका सबका प्रॉब्लम हो गया। ये जो ऑफिसर जिनका मैंने प्लानिंग किया उनका भी वही प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि उनको यह पता नहीं था कि उनका खर्चा 10% से बढ़ेगा। तो उनका खर्चा 10% से बढ़ते गया, उनका जो इंटरेस्ट है वो 1-1% से हर साल में गिरते गया। तो इसके लिए क्या हुआ, 6-7-8 साल में उनका पूरा जो कैपिटल है वो खत्म हो गया। तो मतलब प्लानिंग करने के बाद, तो ये जो स्टेप है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं अभी 93 के बाद 2001 के बाद कुछ हुआ नहीं है, बट अगर फॉरेन कंट्रीज में हम लोग देखते हैं आज 0.5%, 1%, कोई देश में तो आप बैंक में पैसा रखेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा उल्टा है। तो वो चीज़ अगर माहौल होता है या आता है, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रहे हैं, 20 साल क्या होगा पता नहीं है। तो इसके लिए मैंने 7 स्टेप पे क्या सोचा है, इंटरेस्ट रेट रिस्क। मतलब हम लोग क्या करेंगे, आज का जो इंटरेस्ट रेट है उसको आधा पकड़ के चलेंगे। आज का जो इंटरेस्ट रेट है उसको आधा पकड़ के चलेंगे। अच्छा मेरे को ये बताओ कि आज का इंटरेस्ट रेट अगर आप आधा पकड़ के चलेंगे तो जो कैपिटल है जो लगेगा वो बढ़ेगा कि कम होएगा? वो बढ़ेगा, काफी बढ़ेगा, तो मतलब आपका प्रेजेंट गैप भी बढ़ेगा और आपका फ्यूचर गैप भी बढ़ेगा। तो क्या होता है कि 7th लेवल अगर किसी ने किया है, और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर किसी ने 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम हाल ही में एक्चुअली में अगर इम्प्लीमेंट किया है तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक, ओके, माइक्रो इकोनॉमिक मतलब उसका खुद का लोचा, तो लेवल 5 तक उसका खुद का हम लोग हैंडल करते हैं। लेवल 6 और 7 हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को हैंडल करते हैं, मतलब देश में या इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है उसमें कुछ चेंजेस भी हो गया तो भी हो बचत। तो 7th लेवल पे मैं उनको क्या बोलता हूँ, सर आज का इंटरेस्ट रेट 8% है तो हम लोग 4% पे प्लानिंग करेंगे। कल अगर इंटरेस्ट रेट 6 हो गया तो वापस मैं उनके पास जाऊंगा, बोलेगा सर हम लोग 8% था जब 4% पे किया था, अभी 6% आ गया तो कितने पे करना पड़ेगा, 3% पे करना, वापस प्लानिंग करना। तो जैसा जैसा उसका इंटरेस्ट रेट ये होता है, आपको क्या हर साल कुछ ना कुछ लेवल पे कुछ ना कुछ। अच्छा इसमें कोई हम लोग गलत काम कर रहे हैं क्या, लोगों को क्या मतलब गलत बोल रहे हैं? नथिंग, एब्सोल्युटली। इसमें जो भी आपका गैप आता है वो कस्टमर के डेटा से गैप आता है, हमारा कोई गैप उसमें डाल दो। लॉजिक है एकदम, कस्टमर के लिए लॉजिक है, अपने लिए मैजिक, समझे ना, मतलब वो इम्पोर्टेंट। अपने को मैजिक है, कस्टमर के लिए लॉजिक है।
कस्टमर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहेगा या फाइनेंशियल मैनेजर रहेगा या CFO ये रहेगा, यू नो, फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी अगर रहेगा, तो वो हमको इसके ऊपर, मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो चैलेंज हमको नहीं कर सकते कि इसमें एक भी नया पैसे का कोई भी गलत चीज है। हाँ, ये होगा नहीं होगा वो अलग चीज है, यू नो, रियली इंटरेस्ट रेट इतना गिरेगा, बट मैं ये बोलता हूँ होगा नहीं होगा वो चाहिए। अच्छा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो मैं बोलता हूँ सर मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा हम लोग पार्टी करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा रहेगा आपके पास, आप खुश रहेंगे मेरे को मिलने के लिए। पर अगर समझो हमने प्लानिंग नहीं किया और अगर ये हो गया तो मेरे को आपके पास आने के लिए चांस ही नहीं, मैं आऊंगा नहीं। तो अगर करते हैं और हुआ तो आप लेवल हो जाएंगे, अगर करते हैं और नहीं हुआ तो आप लेवल आपका ऊपर रह जाएगा, एडवांस लेवल रहेगा, बहुत अच्छा है, राइट। अच्छा, अगर हम लोग देखेंगे, जैसे मैं प्रेजेंट गैप का बात करता हूँ, कैपिटल प्रेजेंट गैप में ये देखो लेवल 4 में 25 लाख का कैपिटल रिक्वायर्ड है। अगर आपकी एक्सपेंस 20,000 प्रति महीना है तो 25 लाख का कैपिटल आता है लेवल 4 में। लेवल 5 में 43 लाख का आता है, लेवल 6 में 62 लाख का आता है और लेवल 7 में 93 लाख का। अगर आप डायरेक्ट लेवल 7 किसी को अगर 93 लाख बताएंगे और आप उनको धीरे धीरे करके पहले 25 लाख बताएंगे, उसके बाद 25 लाख माइनस 43 15 लाख बताएंगे, उसके बाद फिर 43 माइनस 62 22 लाख बताएंगे, उसके बाद आप 30 लाख बताएंगे, तो कितना इजी होता है लड्डू खाने के लिए, राइट। और उसके साथ साथ अगर फ्यूचर के आप देखेंगे, 20,000 अगर आज का आपका सालाना खर्चा है तो लेवल 4 में 1,22 लाख का कैपिटल लगेगा रिटायरमेंट का प्लानिंग में। लेवल 5 में 2,28 लाख का लगेगा, लेवल 6 में 3,26 लाख का लगेगा और लेवल 7 में 4,28 लाख का। अभी नॉर्मल अगर हम कोई इंश्योरेंस अगर बेचने जाते हैं, करोड़ की बात ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, बट जब हम लोग कोई बेसिस के साथ, कोई कैलकुलेशन के साथ, कोई लॉजिक के साथ अगर हम लोगों को ये कहते हैं तो मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई आपत्ति या कोई कोई प्रॉब्लम होना चाहिए ये एग्जीक्यूट करने। तो जैसे आपने देखा 1,22 से सीधा 4,28 लाख, मतलब 4 लेवल में, लेवल 4, 5, 6, 7 4 लेवल के अंदर 1-1 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट हर लेवल पे बढ़। मैं डायरेक्ट जाऊंगा उसको 4 करोड़ करो तो और डर जाएगा, बेचारा मर जाएगा, बोलेगा तू आया था ना, मेरे को एक ने बोला जब तक तू